बेहद खास और ऐतिहासिक संस्करण में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त निर्बल तिवारी। हम भारत के नक्शे की बात करते हैं तो जब भी राजस्थान की बात होती है उसमें तो ऐतिहासिक किले, महल, रेगिस्तान की बात होती है। लेकिन पूर्वी राजस्थान का एक शहर ऐसा भी है जिसको ब्रजभूमि का प्रवेश द्वार कहा जाता है, भरतपुर। और भरतपुर में भी अगर हम सिनसिनवार जाट राजवंश की बात करें तो हमारे जेहन में कई नाम सामने आते हैं, क्योंकि ये वो राजवंश है जो ना तो मुगलों के सामने कभी झुका, ना ही उन्होंने अंग्रेजों की तोपों के सामने कभी सर झुकाया। अजय राजवंश, और इसी राजवंश की 15वीं पीढ़ी दीपराज सिंह जी आज हमारे साथ हैं। दीपराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू निर्मल जी। एक ऐसे राजवंश से जो अजय रहा, जिसको कोई फतेह नहीं कर पाया, उस पीढ़ी का प्रतिनिधि होना और फिर हॉस्पिटैलिटी में आना बड़ा रोचक रहा होगा ये सफ़र। किस तरह से, कुछ बताइए प्लीज़। रोचक से ज़्यादा एक बहुत ही जिम्मेदार और जिम्मेदारी से काम करने वाला एक ऐसा बिजनेस चुना हमने, और वो इसलिए चुना कि इत्तेफाक से हम राज खानदान के थे। हेरिटेज होटल का एक मूवमेंट चला था और 94 में एक हेरिटेज होटल्स की एक पॉलिसी आई। उस पॉलिसी को लाने वाले पीवी नरसिम्हा राव जी थे, जिसका बेनिफिट मोस्ट ऑफ द हेरिटेज होटल्स ने उठाया। हम भी उसमें बेनिफिशियरी थे। और 94 में जब मैं कॉलेज करके आया तो एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि करना क्या है, क्योंकि आप ऐसा काम कर नहीं सकते जो आपके लेगेसी को हर्ट करे, या कोई ऐसा इलीगल काम हो जो आपकी इमेज को ख़राब करे। इमेज को ध्यान में रखते हुए इससे बेटर मेरे को और कोई काम नहीं लगा जो हॉस्पिटैलिटी का था। प्लस ये जो बड़े महल बने हुए थे, इन महलों का रख रखाव एक बहुत एक्सपेंसिव काम हो गया था। तो उसके सोचते हुए और उसकी सब चीज़ें डिस्कस करने के बाद फैमिली के साथ मैंने अपने फादर को एक प्रेजेंटेशन बनाई। वो बना के मैंने उनको समझाया कि मैं इसमें एक हेरिटेज होटल खोलना चाहता हूँ। तो इनिशियली जैसे होता है भाई, जनरेशन गैप था, उनको भी ये लगा कि ये क्या चीज़ एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हेरिटेज की स्कीम सबको समझ में आ रही थी, बट मेजर इशू क्या था कि एक तो फंडिंग, क्योंकि फाइनेंशियल एक ऐसी चीज़ है जो हर आदमी इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न चाहता है। तो एक तो सबसे बड़ा चैलेंज वो था। दूसरा फिर क्या था कि इसको रिस्टोर करना, पैलेस को, इसका कन्वर्जन करना एक बहुत बड़ा टास्क था, क्योंकि उसमें टॉयलेट्स थे, उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन था, टेलीफोन्स थे, फायर फाइटिंग का इशू था, और फिर कमरे कैसे निकालने, क्योंकि पहले ज़माने में कमरे बड़े हुआ करते थे, कूलिंग का कुछ प्रोविज़न नहीं था। तो उन सब को ध्यान में रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए हमने इसका कन्वर्जन किया 94 में। और आज 32 ईयर्स बाद मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत सही डिसीजन था। क्यों? एक तो उसमें लेगेसी मेंटेन हो गई, आपकी इज्जत बनी रही। पैसे की मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि मनी तो एक ऐसी चीज़ है कि बहुत लोग कमा लेते हैं, बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, बट एक लेगेसी को मेंटेन करके, एक इज्जतदार काम करके और अपने फैमिली का नाम रख के जो हमने प्रयास किया, वो प्रयास में हम सक्सेसफुल रहे। लक्ष्मी विलास पैलेस की बात करते हैं। इसका नाम लक्ष्मी विलास क्यों पड़ा, इस पे तो मैं अभी बाद में आऊँगा, लेकिन मैं एक खास तथ्य जानना चाहता हूँ। क्योंकि मैं जब पढ़ रहा था, मैंने देखा R&D की सारी, उसमें मैंने देखा कि जब आपका बचपन का जो दौर था बीता, उसमें जैसे ब्रिटेन के ड्यूक यहाँ पर आए, अफगानिस्तान के शाह यहाँ पर आए, और भी इस तरह के बड़े लोग आते थे जो शाही विरासत को भी देखते थे। तो किस तरह की बातचीत परिवार में होती थी, और फिर ये लक्ष्मी विलास का तक आना, पूरा सफ़र किस तरह से रहा पूरा? ये देखो, पहला क्या था कि बहुत साल ब्रिटिशर्स ने राज किया, हम सबको मालूम ही है। तो रॉयल्टीज़ ऑल ओवर इंडिया ब्रिटिश से बहुत इन्फ्लुएंस्ड हैं, और राइट फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली जितनी भी कॉलोनीज़ थी सब ब्रिटिश कॉलोनीज़ थी, एक्सेप्ट फॉर गोवा या पौंडीचेरी, जहाँ फ्रेंच और कॉलोनीज़ जिनमें इनमें सिविलाइजेशन आया, या जो भी इन्होंने पोर्चुगीज़ भी आए। अब ये वाला जो पार्ट था, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स से इन्फ्लुएंस था, तो क्या था कि मोस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स इंग्लैंड ही पढ़ने गए। अब इंग्लैंड पढ़ने गए तो ऑब्वियसली वहाँ पर फ्रेंड सर्कल भी वही बन गया। फ्रेंड सर्कल में से ही रॉयल्टीज़ मिल गई। तो वो जब जब कभी यहाँ पर आईं, तो चाहे वो मेरे ग्रैंडफादर हों, चाहे फादर हों, सब ने उनको एंटरटेन किया, और बहुत कुछ कॉमन था। चाहे ड्रेसिंग सेंस कह लो, ईटिंग सेंस कह लो, डाइनिंग टेबल के जो लेआउट्स थे वो तक उन्हीं के पैटर्न पे थे।
अब हमने तो जो भी कुछ एक्चुअली में फॉलो किया है वो उनसे ही फॉलो किया है। लेट अस बी ऑनेस्ट, आज होटल इंडस्ट्री जो भी अचीव कर रही है या जो भी इन्होंने सर्विस भी दी है, वो पैटर्न तो उन्होंने सेट किया था। जब आईपीसी की आज तक धाराएं चल रही हैं, वो जब उनका ही लेड आउट था, तो ये भी हमको उन्होंने ही दिया। बट हाँ, एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती थी कि क्योंकि वो फॉरेनर्स थे, तो उनका एक लिविंग स्टैंडर्ड, जो बेसिक स्टैंडर्ड है, वो काफ़ी ऊंचा था। तो वो एक लर्निंग प्रोसेस है। आप अगर लाइफ में देखते हो, हम किसी को देख के ही तो कुछ अचीव करते हैं। वो ऑलरेडी हमसे आगे थे, आज भी आगे हैं, बट अब इतने आगे नहीं है जितने पहले थे, क्योंकि इंडिया ने बहुत प्रोग्रेस की है। टूरिज्म हैज़ गॉन टू अ डिफरेंट लेवल। आप देखो कि हम राजस्थान में ब्लेस्ड हैं, हमारे पास वाइल्ड लाइफ है, हम पे पैलेसेस हैं, हमारे पास नॉर्मल टूरिज्म है, कॉरपोरेट है, स्पोर्ट्स है, और आपके फोर्ट्स एंड पैलेसेस हैं। लग्जरी का जो राजस्थान में आज की तारीख में होटल्स उपलब्ध हैं, वो पूरे इंडिया में नहीं है। कोई कह ले भले कि केरला में लग्जरी है, केरला में लग्जरी है, पर वो सर्वाइव काय पे कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज इंग्लिश स्पीकिंग है। हमारी बस एक ही प्रॉब्लम है कि हमारा जो स्टाफ है वो थोड़ा सा इंग्लिश में तंग है, वो इंग्लिश में इतना कम्युनिकेट नहीं कर पाता है जो वहाँ के लोग कर पाते हैं। तो नॉर्मल इंडियन, लेकिन इसमें खास बात है, मतलब ये प्रॉब्लम भी है तो ये हमारी खास विशेषता ये हमारी यही है विशेषता भी कि है। लोग आते इसी वजह से हैं कि हम किस तरह से उनको हमारे रिचुअल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, हम किस बिल्कुल। तरह से बोली भाषा, हमारे खम्मा घड़ी है, आओ, और वो तमाम जो अब चीजें। केरला टूरिज्म अगर आप देखते हो, मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, लग्जरी है। उन्होंने क्या है कि मिडिल ईस्ट में नौकरी करी है, उनके पास पेट्रो डॉलर्स के पैसे आए, उन्होंने लग्जरी क्रिएट करी है। हमारी क्रिएटेड थी। हमारे पास फोर्ट्स पैलेसेस हमने नहीं बनाए। अब जरूर एक्सपैंड कर रहे हैं लोग बाग, अब कॉपी भी कर रहे हैं, और टूरिज्म जो है वो एक बहुत हाई लेवल की लग्जरी में राजस्थान पहुंच चुका है। मैंने ये देखा दीप जी कि चाहे हम जोधपुर की बात करें, हम दूसरे और भी इस तरह के राजवंश रहे हैं, यहाँ भी यही देखने को मिल रहा हूँ कि लक्ष्मी विलास पैलेस में आपका निवास भी है। रघुनाथ सिंह जी, आपके दादाजी, आपके पिता रघुराज सिंह जी, और वो तो चूंकि लेखक भी हैं और उनके विचार थोड़े से अलग थे, और अब आप इस पीढ़ी में, तो ये संतुलन बनाना, यहीं निवास होना, यहीं ये कॉमर्शियल हेरिटेज होटल को चलाना कितना चुनौतीपूर्ण भी है, और कितना इसका कोई क्या फ़ायदा भी मिलता है कि आता है, देखता है कि हाँ किस तरह से राजवंश वाले लोग रहते होंगे, किस तरह से तमाम उनकी दिनचर्या है, उनका जीवन है। अब मैं आपको आज की प्रेजेंट सिचुएशन में बताता हूँ कि क्योंकि ये कमर्शियल सेटअप हो गया है, तो कमर्शियल सेटअप को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए आपका विजन होना, आपकी प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई कितना ही बड़ा आदमी बन जाए, अगर उसको कोई भी बिजनेस चलाना है सही तरीके से, तो उसको अपनी निवास या उसको वहाँ पर प्रेजेंस देनी पड़ेगी। मैं तो खैर इसके अलावा भी 2-3 काम और करता हूँ, पर वहाँ भी कॉन्स्टेंटली ये प्रेशर रहता है कि मालिक को जाना ही पड़ेगा, बिकॉज आपका कनेक्ट विद द स्टाफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा स्टाफ कोई आज का अपॉइंटेड नहीं है। मेरे पास ऐसे स्टाफ के मेंबर्स हैं जो 40-40 साल से काम कर रहे हैं, वो भी एक्नॉलेजमेंट चाहते हैं। आप उस प्रॉपर्टी में रहते हो तो रहने के बाद आप एक एक को चिन्हित कर लेते हो कि ये आदमी मेरे लिए कितना काम कर रहा है, मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना काम कर रहा है, और वो ईजी रहता है टू मैनेज थिंग्स। बिकॉज क्या है, पैलेस को मैनेज करना इतना आसान नहीं है, हर कोने में तो हर आदमी नहीं पहुंच सकता, पर आप खुद रहते हो तो क्या है, आप जिन कोनों को देख रहे हो उनमें स्टाफ नहीं पहुंच रहा है, तो आप उनको रख रखाव भी अच्छा कर सकते हो। प्लस गेस्ट को भी ये सेटिस्फैक्शन है कि जब मालिक यहीं रह रहा है तो मालिक की कितनी प्रेजेंस होगी, कितना उसका कंसंट्रेशन, स्टाफ भी फोकस्ड होगा, पूरा फोकस्ड होगा, और वो उसके मेंटली क्या होता है। जैसे आज डेस्टिनेशन वेडिंग्स का जमाना चल रहा है, हम साल में 40 एक शादी कर रहे हैं। जब वो आता है आदमी और वो देखता है कि यहाँ पर मालिक रह रहे हैं, तो उसके एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाता है कि अगर मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं डायरेक्ट बात कर लूँगा, अनअप्रोचेबल तो है नहीं, हम तो यहीं रहते हैं, यहीं घूमते हैं। तो अगर मान लो वो आपके पास आता है, और जो आते भी हैं, तो हम कई दफ़े उनकी समस्याएं दूर भी कर देते हैं। और क्योंकि हम पार्ट ऑफ टूरिज्म है तो इसमें कोई शर्म भी नहीं है, हमने तो सर्विसेज दी हैं, हमने तो आओ भगत करी है। डेस्टिनेशन वेडिंग की आप बात कर रहे थे, निश्चित तौर पर जिस तरह की प्रॉपर्टी है डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए बहुत ही मुफीद है। आप ऐसा क्या प्रोवाइड करा रहे हैं कि लोग आपके यहाँ पर डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, जो वेडिंग प्लानर्स हैं, जो तमाम जो इवेंट मैनेजर्स हैं, वो यहाँ पर आएँ? मतलब क्या यूनिक है यहाँ का, कुछ ऐसा बताइए। भरतपुर एक ऐसी सिचुएशन में, स्ट्रैटेजिक पोजीशन में है, जहाँ से दिल्ली 180 किलोमीटर है, जयपुर 180 किलोमीटर है, आगरा 55 किलोमीटर है। आज हम अपना मेन मार्केट देखते हैं कि हम डेस्टिनेशन वेडिंग किधर मार्केट कर रहे हैं,
तो ग्वालियर, आगरा, लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद, मेरठ, जो ये ईस्टर्न साइड है यूपी की, इन सबको बहुत माफिक आता है भरतपुर। क्यों? क्योंकि एक तो मेंटली उनको ये लगता है कि हम रजवाड़े में पहुंच गए, राजस्थान आ गए। दूसरा, लॉजिस्टिक्स इजी है यहाँ पर, बिकॉज आगरा पास है, तो कोई भी चीज़ को वहाँ से रिट्रीव करके लाना, यहाँ पर अरेंजमेंट करना कोई बड़ा काम नहीं है। जब हमने शादियाँ शुरू करी थी उस टाइम भरतपुर में मार्केट था ही नहीं इनका। ग्रेजुअली क्या हुआ कि दिल्ली से मार्केट क्रिएट हो गया। एनसीआर का मार्केट बहुत बड़ा है, हालांकि वेडिंग डेज तो लिमिटेड हैं, बट फिर भी अगर आप 40 वेडिंग भी करते हो तो आपके 120 दिन तो गए। अब भरतपुर क्यों आएगा वो आदमी? वो है रोडवर्क नेटवर्क, रेलवेज का नेटवर्क, और फिर शादियों के संग हमारे पास यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बर्ड सेंचुरी है। तो जब वो फ्री होता है बीच में तो वो घूमना भी चाहता है, वो देखना भी चाहता है। हमारे पास फोर्ट है, म्यूजियम है, वो सब में जाके विजिट भी करे आता है, प्लस उसको इवेंट भी हो गया, शादी भी हो गई। तो क्योंकि शादी वाले जो हैं वो सारे मेंबर्स हर इवेंट में तो होना नहीं चाहते, वो कहते हैं यार सुबह का कर लेंगे, शाम को कहीं घूमे आएंगे, बीच में गैप लग जाता है। तो क्या है, गेस्ट सिर्फ शादी करने नहीं आ रहा, गेस्ट उस एरिया को एक्सप्लोर करने आ रहा है, और वो एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास बहुत है देने को। जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग अपनी जगह है, होटल में कोई आता है सामान्य तौर पर वो अपनी जगह है, लेकिन क्या आप इस तरह के पैकेजेस भी आपने तैयार कर रखे हैं कि उनको हम घना पक्षी विहार भी घुमाएं, हम उनको डीप पैलेसेस भी हम उनको दिखाने की कोशिश करें? आदि बद्री वाला पूरा क्षेत्र है, उसमें बहुत सारे रिलीजियस टूरिज्म के लिए भी आते हैं, और ये तो चूंकि ब्रज 84 से जुड़ा हुआ कनेक्ट क्षेत्र है, तो क्या इस तरह के भी टूर्स आपकी तरफ से ऑपरेट किए जाते हैं? हमारे पास ऑलरेडी ये सब डिजाइन थे पहले से ही। ये तो डेस्टिनेशन वेडिंग बाद में आई है, उससे पहले भी हम फतेहपुर सीकरी भेज रहे थे, डीक पैलेसेस भेज रहे थे, हम म्यूजियम फोर्ट भेज रहे थे, और क्योंकि ब्रज का एरिया है तो गोवर्धन और वृंदावन भेज रहे थे। अब क्योंकि रिलीजियस टूरिज्म को आप जब जोड़ते हो तो फिर कहते हैं ना, संभावनाएं अपार हैं। वो एक ऐसा बिजनेस है जो एक तो 12 महीने का है, दूसरा क्या है कि उसमें फुटफॉल बहुत है। शादी में तो लिमिटेशन है, बट रिलीजियस टूरिज्म में फुटफॉल बहुत है। जो पिछली से पिछली गवर्नमेंट में जब महारानी साहब चीफ मिनिस्टर थी तो उन्होंने यहाँ पर बिहारी जी का मंदिर है, वो पूरे मंदिर का उद्धार कराया था, रेनोवेट कराया था। उन्होंने म्यूजियम रेनोवेट कराया था, इंटेक्स से आभा नारायण जी ने किया था, और बहुत मैसिव फंडिंग करी थी। लकीली हम किस्मत वाले हैं कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी अभी राजस्थान से ही हैं, तो उन्होंने भी बहुत फंडिंग करी है भरतपुर के लिए और इस रिलीजियस सेक्टर के लिए। अब रिलीजियस सेक्टर जो बन रहा है वो उस रिलीजियस सेक्टर से भरतपुर को बहुत बेनिफिट होगा। इसी वजह से मेरे को अब ऐसा लगता है कि भरतपुर में टूरिज्म अब एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगा जो आगरा को ब्रेक देगा। राइट। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ना कितना फायदेमंद होगा? वो दिल्ली और जयपुर हाईवे से जुड़ने में हमको सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि जो टाइम कंज्यूम होगा ट्रैवलिंग का वो कम हो जाएगा। उससे क्या है, आदमी लॉन्ग डिस्टेंस जाके वेडिंग्स इवेंट्स कर सकता है। अब इवेंट्स वेडिंग्स ही नहीं है, इवेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। कोई वेडिंग एनिवर्सरी कर रहा है, कोई 50th वेडिंग एनिवर्सरी अपने शादी की कर रहा है, कोई 75th अपने फादर की बर्थडे मना रहा है। तो क्या है कि वो क्यों हुआ है, क्योंकि जब से कोविड गया लोगों ने इंटरनेशनली ट्रैवल करना कम कर दिया। रीज़न जो भी हो, एक तो उसकी वजह से इन्फ्लक्स बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ कि जो पहले एक मिथ थी कि इंडिया में लग्जरी नहीं है, आज की तारीख में लग्जरी वाले कमरे पहले बिकते हैं, जो नॉर्मल कमरे हैं वो बाद में बिकते हैं। तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे सब ने शिफ्ट करके लग्जरी में पहुंच गए। आज आप उदयपुर देखते होगे, जोधपुर देखते होगे, जयपुर देख लो, भरतपुर भी उस सेगमेंट में आता ही जा रहा है धीरे धीरे। आज भरतपुर में 3 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं। अब भरतपुर की पॉपुलेशन क्या है, इसके लिए मतलब जिम्मेदार भी तो आप ही, आपने शुरू किया, अब नहीं सब लोग आए, और निश्चित तौर पर जब प्रतिस्पर्धा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं विकास देखने को बिल्कुल मिलता है। मानता हूं मैं इस बात को कि जब 94 में मैं आया था, आई वॉज द फर्स्ट प्राइवेट होटल, और मेरे को दिल्ली एजेंटों को जाके ये समझाने में एक मशक्कत लगती थी कि भरतपुर में गेस्ट क्यों रुके। अच्छा, एक सवाल दीपराज जी ये था कि आपके परिवार में चारों तरफ जब देखते हैं ना तो पॉलिटिशियंस ही पॉलिटिशियंस नजर आते हैं। बिल्कुल। आपके कजिन्स की बात करें, आपकी कजिन सिस्टर की बात करें, तमाम। दीपराज जी को कभी पॉलिटिक्स ने इतना अट्रैक्ट नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, हॉस्पिटैलिटी की तरफ जाने के पीछे मतलब क्या ऐसा था, इंट्यूशन कोई थी या कोई किसी का इन्फ्लुएंस था कि हाँ मेरे को उधर जाना चाहिए? और तीसरी चीज़ कि दीपराज जी यानी एक होटेलियर, दीपराज जी एक माइनिंग बिजनेसमैन,
दीपराज जी, माइनिंग बिजनेसमैन की बात करें तो राम मंदिर चूंकि यहाँ जिस तरह से बंद बरेठा और यहाँ से पत्थर गया और आप तो सक्रिय रहे उसमें, क्या ये पूरा किस तरह से रहा है, इस जर्नी को बताइए प्लीज़। देखो, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि जब मैं यहाँ पर पैदा हुआ, जब मैं बड़ा हुआ, तो हमारी पूरी फैमिली पॉलिटिक्स में थी सिवाय हमारी फैमिली के। अब दूसरी फैमिली बताता हूँ जो महाराजा की थी। मेरे ताऊ जी थे, मेरे चाचा थे, मेरे कज़न ब्रदर थे, मेरे कज़न सिस्टर थी। सब 40 साल से राजनीति ही कर रहे हैं, आज भी राजनीति में ही हैं। पर मैंने क्या रियलाइज़ किया कि क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पर हम पॉलिटिकली करप्ट नहीं हो सकते, तो पैसा कहाँ से आएगा? बहुत बड़ी बात कही आपने। क्या है, लोग बाग पॉलिटिक्स में पैसा बनाने जाते हैं, हमको इमेज चाहिए थी। और मैंने ये चीज़ डिसाइड करी, ये कॉन्शियस डिसीजन था। पॉलिटिक्स तो मैं कर सकता था, इलेक्शन तो मैं भी लड़ सकता था। और मैं आपको बताऊं, 2003 में जब बीजेपी पावर में आई थी, तो मेरे को महारानी साहब ने बुला के कहा कि मैं तेरे को टिकट दे देती हूँ। तो मैंने कहा, साहब मैं टिकट नहीं लूँगा, क्योंकि मैं बिजनेस करना चाहता हूँ। उसके दो रीज़न, एक तो क्या है कि आप जब क्लीन बिजनेस करते हो तो आपकी इमेज बनी रहती है। हमारे जितने भी रिलेटिव्स हैं, इन सब ने पॉलिटिक्स करी, पर एक भी आदमी करप्ट नहीं था। 40 साल की राजनीति में एक भी फैमिली रिलेटिव को मैं गारंटी से कह सकता हूं कोई ये इल्जाम लगा दे कि साहब इन्होंने पैसे बनाए। और आप उनको देख भी सकते हो कि अगर उन्होंने वो एम्पायर क्रिएट किए होते जो 5-5 साल में लोग बात कर देते हैं, शेयर आउट ऑफ करप्शन, तो ये आज कहां होते 40 साल में। इनकी ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी। इनका सिर्फ एक ही मुद्दा था पॉलिटिक्स में आने का, कि ये पब्लिक की सेवा करना चाहते थे, जो इन्होंने करी 40 साल। दूसरा, इनको ये था कि भाई हमारे जो ये पैलेसेस हैं, हमारी जो ये प्रॉपर्टियां हैं, ये बचेंगी कैसे? क्योंकि एक समय था जब सारा अटैक रॉयल्टीज की प्रॉपर्टीज पे था। चलो हमने तो ये 94 में कन्वर्ट कर दिया, पर जिन जिन के कन्वर्ट नहीं हुए गवर्नमेंट ने एक्वायर कर दिया। प्रीवी पर्स वाला और तमाम प्री पर्स बंद हो गए, उनकी मेंटेनेंस एक टास्क हो गया। अगर हमारे पे भी फंडिंग होती तो हम ये शायद कन्वर्ट नहीं करते। इस सेगमेंट में एक सवाल और पूछूंगा, फिर चर्चा तो आगे चलती रहेगी। माइनिंग में जाने का किस तरह से विचार आया और राम मंदिर से किस तरह से रिलेट करें हम भरतपुर को और आपके योगदान को? माइनिंग का मैं आपको बताता हूँ कि एक गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, जहाँ पर इन्होंने 110 हेक्टेयर्स को डाइवर्जन किया फॉरेस्ट लैंड से माइनिंग के लिए। वो इसलिए किया क्योंकि राम मंदिर बनना था। अब राम मंदिर के लिए वो पत्थर अवेलेबल बंसी पहाड़पुर में ही था और कहीं अवेलेबल नहीं था। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि साहब पत्थर वहाँ से मंगा लो, पर मंगाते कहाँ से जब माइंस ही नहीं थी। राइट। तो वो इलीगल निकलता। वहाँ पर एक एक्स कंपोनेंट इलीगल का था जब हम पहुँचे वहाँ पर। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, ऐसे नहीं करेंगे अपन इसको, क्योंकि राम मंदिर जैसी भव्य इमारत बन रही है, लीगल फ्रेमवर्क, तो लीगल फ्रेमवर्क में काम करेंगे और उसको हर चीज़ को नंबर 1 में काम करेंगे। तो इन्होंने उसका डाइवर्जन करके और गवर्नमेंट ऑक्शन किया। अब वो बाई चांस की बात है कि जब मुझे वो ऑक्शन हुआ तो मेरे को मालूम पड़ी कि ऑक्शन हो रहा है, तो मैंने एक दूसरी चीज़ कैलकुलेट करी कि अगर माइन मिल गई जो मैं बिड करूंगा इसके लिए, तो वो पत्थर एक ऐसी चीज में इस्तेमाल होगा जो जन्म कर्म तक लोग याद करेंगे। पैसा कमाना एक मुद्दा नहीं था, क्योंकि मनी तो भगवान की कृपा से मैं कमा लेता हूं इधर उधर से, पर माइन का जो मेरा मुद्दा था वो ये था कि ये पत्थर सारा उठ के राम मंदिर जाएगा। और आप ताजुब करोगे कि राम मंदिर का एटलीस्ट 25 to 30% जो पत्थर गया है वो मेरी माइन से गया है। ओहो, बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। तो वो एक कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है। अब ठीक है, उसके बाद वो मनी तो एक सेकंड चीज हो गया, मैंने बताया आपको, पर मेरे को क्या एक मेंटल सेटिस्फेक्शन था कि मैं अपना इतना सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने वो पत्थर वहां सप्लाई करा। वर्षों बाद रामलला अपनी जगह लौट रहे हैं और इतने साल बाद, और इतनी मतलब मेरे फादर ने, मुझे याद है जब वो बाबरी मस्जिद गिरी थी, तो उस टाइम मेरे फादर ने वो ईंटों का कलेक्शन हुआ था, कार सेवा की उन्होंने, कार सेवा के लिए, तो वो मेरे फादर ने पैसे दिए थे उस टाइम। बोलनी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो धर्म कर्म का काम था। तो मैंने ये सोचा जब मेरे फादर ने इतना किया है तो मैं इतना सा भी योगदान नहीं दे सकता। देखिए, सिनसिनवार जाट राजवंश की हम बात कर रहे थे, कितनी रोचक बातें दीपराज जी ने बताई। ये सिलसिला भी चलता रहेगा, अगले सेगमेंट में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए लेते हैं छोटा कमर्शियल ब्रेक।
टूरिज्म टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ इस समय सिंसिनवार जाट राजवंश की बात करें तो उसकी 14वीं पीढ़ी के श्री रघुराज सिंह जी मौजूद हैं। आप दीपराज जी के पिता हैं और आपकी खास बात यह है कि आप ऐसे योद्धा खानदान से रहे, लेकिन आप बीज उत्पादक भी रहे, आप एक लेखक भी हैं, आप एक विजनरी इंसान भी, जिन्होंने ये पूरा एम्पायर किस तरह से तैयार करना है उसमें अपना विज़न आपने इस्तेमाल किया। आपका बहुत स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। थैंक यू सो मच। इस यात्रा पे क्या प्रश्न पूछूं आपसे, आप खुद ही बताइए कैसे ये यात्रा शुरू हुई और इतने मल्टी डायमेंशनल हैं आप, बहुत सारे आपने काम किए, किस तरह से चीज़ों को आगे क्या है कि अब ये किसी ने कल्पना भी नहीं की थी इस तरीके से राज चले जाएंगे। अब एक जाने के बाद में जब अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, आज़ादी के दौर में जो कुछ भी हुआ, अब वो सरकारी एक प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया से हम लोग गुजरे। अब उससे पहले चाहे उसको आप ये मानिए कि अंग्रेज़ों की अप्यूजिंग पॉलिसी थी, हमको कुछ ईजमेंट्स प्रिविलेजेस दिए हुए थे और उनके नाते से हमारा सम्मान और हमारी इज्जत, हमारे टाइटल्स वो हम लोग यूज़ करते थे और उससे हमें एक अपने आप में लोगों में मिलने में और उनके साथ रहने में एक अपने को गौरवान्वित फील करते थे हम। तो वो जब सन 47-48 के दौरान विड्रॉ हो गए, तो विड्रॉ होने के बाद देश तो आज़ाद हुआ, पर आज़ादी के बाद कुछ चीज़ों में कमी आई। हमारी जो सम्मान था उस सम्मान के का उतना प्रभाव नहीं रहा जो कि अंग्रेज़ों के ज़माने में था। अब आज़ादी के मिलने के बाद एक नई पीढ़ी आई, डेमोक्रेटिक सेटअप, प्रजातंत्र का युग आया। उस युग में हमने महसूस किया कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं या अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं करेंगे तो रहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और उसी दौरान सब कुछ ईजमेंट्स जो थे हमारे, गाड़ी घोड़ा सब चीज़ विड्रॉ हो गई और हम बिल्कुल एक अकेली सी स्थिति में छोड़ दिए गए कि आप अपने आप जो कुछ करना चाहो करो। वहीं से सर्वाइवल के प्लान तो सारे दिमाग में हमारे आए। दिमाग में ये हुआ कि भाई कुछ सर्वाइव करने के लिए कुछ करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, वरना जो कुछ भी संपत्ति आपके पास है ये समाप्त हो जाएगी। अच्छा, तलवार चलाने वाले हाथ कलम कैसे चलाने लगे? अब वो तलवार चलाने का जो बात थी, क्योंकि परिस्थितियाँ बदल गई। जी, जब परिस्थिति बदली तो वो ज़माना गया, वो लड़ाई के तरीके बदल गए, नए नए हथियार आने लगे, नई नई चीज़ आने लगी। और ये मेन चीज़ तो सबसे बड़ी यही आई कि जब धन संपत्ति आपके पास नहीं है तो आगे अपना बच्चों को और अपना प्रोग्रेस आप कैसे करोगे। अच्छा, दीपराज जी का बचपन किस तरह का था? मतलब ये लोग जब हुए तो शुरू में उस वक़्त में मेरे को थोड़ी सी समस्या ये पैदा हुई कि भाई किसी ज़माने में तो बच्चा जब होता था राज परिवार में तो राजा की तरफ से या एक हमारे सिस्टम के तरीके से, राज का सिस्टम था, बहुत रिचुअल्स होते थे उस तरीके से। रिचुअल्स में हमें पैसे भी मिलते थे कि वो जितनी भी आगे की उनकी पढ़ाई की व्यवस्था है और वो व्यवस्था राज्य सरकार करती थी। जैसे हमारा भी जब हम मेयो कॉलेज गए तो सरकार ने हमें मदद की, पर ये ग्रेजुएट सब समाप्त हो गया और समाप्त होने के बाद सिर्फ यही रह गया कि हमें अगर अपने बच्चों को कुछ कराना है तो स्वयं ही उनको अच्छी जगह पे। ये मतलब क्या दीपराज जी क्या बहुत ज़्यादा जिज्ञासु टाइप के थे कि क्यूरियोसिक थे या बिल्कुल अलग कुछ करना चाहते थे? इस तरह बिल्कुल करना चाहते थे। इन दोनों भाइयों में दो बेटे थे मेरे, उनमें से बड़े वाली का वो पढ़ने की तरफ उसका ज़्यादा लगाव था। उसने 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से और MBA किया। ये देहरादून चले गए पढ़ने के लिए और उस दौरान में मैंने ये देखा कि इन लोगों में कुछ लगन है कुछ करने की, और जब लगन है तो उनको प्रोत्साहन दिया जाए। टॉकेटिव में बहुत ज़्यादा बातचीत करते हैं। बात ज़्यादा करते हैं, बात ज़्यादा करने के साथ में इन्होंने स्कूल में भी ऐसे कई तरीके से पढ़ाई के काउंटर काम बता दीजिए कुछ कि मैं मुझे कहते में भी थोड़ा वो आता है कि इनके जो जब ये प्रिंसिपल ने मेरे पास शिकायत भेजी, अच्छा, कि साहब आपका जो बेटा है वो ऐसे ऐसे काम करता है कि वो कईयों बच्चों को इकट्ठा कर लेता है। अच्छा। और मनमर्जी से चल देते हैं बगैर मेरी परमिशन के। क्या दीपराज जी आप कुछ कहेंगे इस पर? वो एक अलग दौर था जी, जब हम देहरादून से पढ़ के आए तो मैंने 11th 12th यहीं से करी थी। ओके। तो मेरे को ऐसा लगा कि
जैसे मैं स्कूल में बच्चों को या क्लास में बच्चों को कंट्रोल कर सकता हूँ, ओके, और फॉर सम रीजन ये गॉड गिफ्ट थी। वो लीडरशिप वहां से दिखने लगी। उनको क्या है कि उनको मेरी सुनने की आदत थी, ओके, तो मैं कई दफ़ा क्या है उनको कलेक्टिव करके, अब वो जैसा होता है ना कि आर्ट्स के बच्चे कम होते हैं, साइंस में ज़्यादा होते हैं, तो मेरे को ये लगता था कि ये बच्चे तो मेरी सुन लेंगे। तो मैं कोई भी प्लान लेके अगर प्रिंसिपल के पास जाता था या मैं किसी टीचर के पास जाता था और वो मने कर दे, तो मेरे को ईगो लगती थी, मैंने मने कैसे कर दी इसमें। तो मैं कहता कोई बात नहीं, अगर ये नहीं करेगा तो हम करेंगे। वाह, तो हम ऐसे कई दफ़े लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप को ही उसने डिफाइन करके प्रिंसिपल ने ये शिकायत भेजी मेरे पास कि साहब वो तो नेता बन गया है, कूद के पग तो पालने में दिख जाते हैं। आपका बेटा नेता बन गया है, पढ़ाई कम करना चाहता है। Right. तो ये कोई नई बात नहीं थी, थोड़ी जिज्ञासा तो हम लोगों में भी रहती थी कि अपने को आगे ये थोड़ा रजवाड़ी रक्त भी उसका यस, होता है उसमें सारी तो चीजें वो अपने को प्रोजेक्ट करें। Right. जब मैं आगरा यूनिवर्सिटी में था तो आइजनहोवर आए, वो आइजनहोवर ने तो वहाँ कुछ लड़कों का चयन हुआ जो डेमोन्स्ट्रेशन दे सकें अंग्रेजी बोल के उसको पूरे, तो आगरा यूनिवर्सिटी में वो डेमोन्स्ट्रेशन को लिए मेरे को चूज़ किया। एक लड़की दिल्ली की थी, एक मैं था, तो ये मैं 62 की बात कर रहा हूँ। उस डेमोन्स्ट्रेशन में हमने फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान के ऊपर उनकी इकोनॉमी से अपनी इकोनॉमी को कंट्रास्ट किया और वो डेमोन्स्ट्रेशन दिया। अच्छा, एक सवाल ये था, जैसे लक्ष्मी विलास पैलेस की हम ये बात करते हैं, ये कितना समय लगा इसको तैयार करने में सारा? इसको बस आप करीबन आप ये मानिए 91 में हमने स्कीम बनाई और 94 में हम इसको इस लायक लाए कि छोटे रूप में हम कुछ करें, पर हमने इसकी ग्रेस को और इसकी पुरानी जो एंटीक स्टाइल था उसको और अपने तरीके से रखने का वो हमने बदला नहीं। अच्छा, उसको मेंटेन रखा, उसको मेंटेन रखा, उन ट्रेडिशंस को भी फॉलो किया, वो क्रिस्प बना रहे जो है बिल्कुल। ट्रेडिशनल क्रिस्प। आज की तारीख में भी हम गेस्टों के सामने अपने दशहरे पे जब हजार पूजा होती थी, शस्त्र पूजा, वो शस्त्र पूजा हम अच्छा, आज भी करते मैं हैं। ये देख रहा था कि अभी दीपराज जी से बात हो रही थी तो बहुत कुछ देखने को सुनने को मिला, लेकिन जो टूरिस्ट आता है ना वो एक उस रॉयल्टी को टच करना चाहता है, देखना चाहता है, महसूस करना चाहता है। तो आप कितना समय उन टूरिस्ट के साथ? ऐसा है कोई? मैं बहुत समय देता हूँ। मेरा टाइम करीबन 8 बजे से और 10 बजे तक सुबह और शाम को 4:30 से लेकर 8 तक मैं टूरिस्टों के साथ ही बिताता हूँ। उनको कुछ अपने एक्सपीरियंस, कुछ अपने पुराने ज़माने के शिकार के एक्सपीरियंस कि हम शूट्स के लिए कैसे अच्छा, मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मतलब बीइंग ए पत्रकार कह लें, आम आदमी कह लें, जब हम सूरजमल जी के परिवार की बात करते हैं या उनकी लेगेसी की बात करते हैं तो बरबसी ऐसा होता है, बड़ी मूछें होंगी, भरा पूरा चेहरा होगा। आपका लुक देख करके मतलब बिल्कुल डिफरेंट लगता है। ये नहीं, देखिए ये क्या है कि समय के साथ परिस्थिति बदलती है और मैंने अब यही महसूस किया कि वो समय बदल गया। वो समय एक डिफरेंट पैटर्न का था। गुस्सा आता है आपको कभी? नहीं, मैं गुस्सा तो आता है पर मैंने अपने को ढाला, क्योंकि बिजनेस में और गुस्सा में कोई मेल नहीं है। दीपराज बिजनेसमैन की तो हम बात नहीं करें, दीपराज पुत्र की अगर बात करें, बेटे की बात करें, कितना समय आपस में 24 घंटे में आप लोग? हम लोग तो काफ़ी करीब 5-6 घंटे मिल लेते हैं आपस में। सब खाना पीना, उठना बैठना सब एक साथ ही है, साथ ही रहते हैं। और कई दफ़े तो ऐसे मौके आते हैं कि किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो ये भी मेरे साथ ही होते हैं उस कार्यक्रम में। बहुत बढ़िया, ये बॉन्डिंग होनी चाहिए, ये बॉन्डेज है और ये हमारे फैमिली का बॉन्डेज है। अच्छा, दीपराज जी की सफलता से कितने आप प्रभावित हैं? नहीं, मैं तो अब तो मैंने पूरा छोड़ ही दिया, महसूस किया कि मैं फेल हो गया और ये बात क्योंकि जो काम मैं अपने को अच्छा समझता था कि मैं बेटर परफॉर्मेंस दे पाऊंगा, आप वो नहीं दे बार पापा के पास आ जाते हैं, पिताजी के पास कि हाँ मैं इसमें सोच रहा, ये बात करना चाहता हूँ? नहीं, एवरीडे। तो एवरीडे सिट ये टुगेदर। मेरा एक रूल है, सुबह मैं जब तैयार होकर निकलता हूँ तो एक बार आपके पास, मदर के पास जरूर जाता हूँ और पूरा दिन का बता देता हूँ कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। चाहे मैं माइंस पे जा रहा हूँ, चाहे मैं धौलपुर जा रहा हूँ, या मैं यहीं पर हूँ भरतपुर में, तो मैं सारा प्लान बता देता हूँ। या मैं किसी फंक्शन में भी जाता हूँ तो मैं बता के जाता हूँ, फिर वहाँ से आके इनको बताता हूँ क्या हुआ। अरे वाह, नहीं तो वो ज़रूरी है। अगर आपको ये पता नहीं चला कि आपका पुत्र जो है कहाँ काम कर रहा है, क्या कर रहा है,
तो वो ये ट्रांसपेरेंसी रहनी भी चाहिए। ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए। और मैंने तो बड़े खुल के इनसे कह दिया कि भैया अब कोई जो भी कुछ आपका हमारे पास है वो तो तुम्हारा ही है और तुम अपनी तरीके से हैंडल एक बहुत अच्छी बात कही दीपराज जी ने, आप अभी मैं उसको उनसे हैंडल बात कर रहा करिए। था तब उन्होंने कहा अब ये लौटाने का वक्त है। मैं एक सोशल वेलफेयर के लिए भी कुछ करना चाहता हूँ जिसमें नो प्रॉफिट नो लॉस, कि मैं समाज को कुछ लौटाना चाहूँ, मेडिकल के क्षेत्र में लौटाना चाहूँ, एजुकेशन के क्षेत्र में लौटाना चाहूँ। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे और क्या करना चाहिए आपको? नहीं, क्या बिल्कुल लगता है? करना चाहिए। उसमें कोई जितना हम समाज में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, मैं तो राजनीति सबसे पहले जब भरत सिंह जी की सरकार आई तो उस टाइम उन्होंने मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया। तो मैं जिलाध्यक्ष से पहले मेरी वाइफ जो है समाज का काम करने के लिए समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन रही और उनको ले के मैं गाँव में जाता था। उन जगहों में अपना नगर है, कामा है, डीग है और इवन धौलपुर भी हमारे अंडर में था। तो समाज सोशल वेलफेयर बोर्ड के जितने काम थे वो बच्चों की पढ़ाई से लेकर और वोकेशनल ट्रेनिंग से लेकर और जितने काम थे, चाहे वो भैंसों का भैंस पालन हो या गाय पालन हो या कोई और समाज का कार्य हो, सब कुछ देखा आपके, मैंने बहुत जीवन के रंग देखे आपने, हर बहुत जगह बहुत कोशिश की, लेकिन आपने 4 किताब, चौथी किताब आपकी अभी कंप्लीट हुई। ये किताब लिखने की प्रेरणा कहाँ से है? किताबों में किस तरह के मैं रेफरेंसेस होते बताऊं कि जब हैं और मेरे- किताबों की प्रस्तावना में क्या दीपराज जी और आपकी पत्नी भी शामिल है? बिल्कुल पत्नी और ये शामिल हैं। क्योंकि जब मेरे बड़े बेटे का देहांत हुआ तो देहांत होने के बाद कुछ मैं डिप्रेशन में चला गया था। उस डिप्रेशन के बाद मैंने कुछ अध्यात्म की किताब पढ़ी और अध्यात्म की किताब पढ़ने के बाद में मेरा मन किया कि जो हमारे पूर्वज छोड़ गए, लिगेसी छोड़ गए हैं, उस लिगेसी को जोड़ने के लिए और उन संपत्तियों को और उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में हाईलाइट हम करें कि हमारे क्या रजवाड़ों के ट्रेडिशंस थे, हम कैसे अपने चीज़ को डेवलप करते थे, उस वक्त जनता से क्या हमारे रिलेशन थे। ये कृष्ण की भूमि है, ब्रज भूमि है, तो हम कैसे रावण संप्रदाय और कृष्ण संप्रदाय से। रघुनाथ सिंह जी का आपके जीवन में क्या रहा impact? किनका? रघुनाथ सिंह जी का। रघुनाथ सिंह जी, मैं छोटा था तो 5 वर्ष की मुझे आयु थी मेरी उस वक्त, तो मुझे उनकी याद है कि वो तो एक बहुत ही रेगुलेटेड लाइफ जीने वाले थे। उन्होंने तो स्टेट काउंसिल के प्रेसिडेंट भी रहे और काउंसिल के साथ में खुद ही परिवार के थे, भाई छोटे भाई थे राजा के, तो उनको तो सभी तरीके की वो फैसिलिटीज़ जो एक मोनार्की सिस्टम में होती हैं वो सब थी। आपने राजनीति में जाने का नहीं सोचा कभी? मैंने कई दफ़े सोचा पर मुझे कुछ पसंद नहीं था। देखो बाप बेटे के विचार किस तरह से मिलते हैं यहाँ, कि दीपराज जी से बात हुई, उन्होंने भी कहा कि भाई मैं वो सब नहीं कर सकता। तो मैंने कितने आदमियों के ट्रांसफ़र जिनके चोट लगी हुई थी या किसी को कोई बीमारी हो गई तो भैरव सिंह जी के पास जाके या और किसी के पास जाके उनसे रिक्वेस्ट करके उनके ट्रांसफ़र पोस्टिंग रुकवाई और किसी के प्रति अन्याय नहीं हो ये कोशिश की। एक स्वच्छ छवि हम सरकार की भी तरफ से और अपनी तरफ से भी रखें। ब्रिज का रस, वो धार्मिकता, धार्मिक आस्था। मैंने तो फादर क्योंकि ब्रिज साहित्य से बहुत जुड़े हुए थे और रसिक छैल उनका उपनाम था और उन्होंने भी अपनी बहुत कविताएं उर्दू की शायरी करी और जो कि ब्रिज साहित्य अकादमी ने अपने तत्वाधान में उसका इनॉग्रेशन भी हुआ। उस किताब को भी मैंने ही लिखा पूरी की पूरी को, और उसमें पूरे के पूरे कृष्ण भक्ति में लीन होते हुए उन्होंने पूरा अपनी कविताओं में वो साफ झलकता है। रसिक छैल नाम रखने का मतलब ये था कि उनका जो रस था वो रस ही कृष्ण भक्ति से जुड़ा हुआ था। वाह वाह वाह। देखिए तो कृष्ण की धरती है, ये तो ब्रिज है, ब्रिज का तो ये ब्रिज का प्रवेश हाँ, द्वार है भरतपुर। तो और उसमें राधा के प्रति और कृष्ण के प्रति जो भक्ति झलकती थी उसी को बहुत सी कविताएं भी उनकी मैंने अच्छा, याद इस सेगमेंट में इसको खत्म करने वाले एक कविता जो आपने लिखी हो 4-6 लाइन उसकी सुनाना चाहें आप? उसमें अलंकार ज़्यादा है। हाँ कोई बात नहीं। और अलंकार कृत है, चंद्रसी मुखी के ये कारे चपल दोनों, चंचल चुटीले चाहत चित चितेरी, और जोवन की जोरन जती है जगमगात जती मन जीतेरी, बाबरी बरहनी के बार बार ढले, बादर बज मारे वीर बरसत भी तेरी, और राधिका रसीली के दृग रतनारे छैल, रो रोए ते बस रीते भय रीतेरी। रीते भाई रीते। देखिए इसमें अनुप्रास भी था, इसमें यमक अनुप्रास भी है, था। यमक यमक अलंकार भी था। है। देखिए एक ही
तरह के जो कुछ भी है जी। ये सब कृष्ण की देन है। कृष्ण की देन है। देखिए, इस बातें बहुत हो सकती हैं क्योंकि रघुराज सिंह जी तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा शब्दकोश है, एनसाइक्लोपीडिया है, इतिहास को अपने जेहन में संजोए हुए हैं, अपने कलम से उन्होंने उसको उकेरा भी है ताकि आने वाली पीढ़ी इस राजवंश के इतिहास को, ब्रज के इतिहास को, भरतपुर के इतिहास को जाने, पहचाने, संजो कर रखे, सनातन को संजो कर रखे। दीपराज जी बहुत काबिल इनके पुत्र हैं जिन्होंने इस एम्पायर को, इस पूरे खानदान को आगे बढ़ाने की, इसकी लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। निश्चित तौर पर बातों का अंत तो नहीं हो सकता क्योंकि इनसे तो बहुत लंबी बातें की जा सकती हैं, लेकिन फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही। अगले सेगमेंट में फिर रोचक चर्चाओं का दौर रहेगा जारी। तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक। टूरिज्म टॉक्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ दीपराज सिंह जी मौजूद हैं। दीपराज जी, हमने पहले सेगमेंट में बड़ी रोचक चर्चाएं की, लेकिन मैं जब प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो मेरे को ध्यान है 8 कमरे से 100 कमरे तक का जो बड़ा सफ़र है, कितना चुनौतीपूर्ण था। इसमें लगे एक एक पत्थर की क्या विशेषता है, किस तरह से उसको गढ़ा गया, क्या पूरा एक बार बताएं। शुरू में जब ये रेनोवेट किया था पैलेस, तो क्या है, बहुत सारी चुनौतियां थी जैसे मैंने आपको पहले वाले एडिशन में बताया। पर जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो ये थी कि भरतपुर एक डेस्टिनेशन नहीं था और भरतपुर को मार्केट करने में मेरे को बहुत साल लगे और लोगों को समझाने में मेरे को बहुत समस्या आई, क्योंकि लोग ये सोचते थे कि भरतपुर जो है राजस्थान का पार्ट ही नहीं है, ये यूपी का है। और क्योंकि उन दिनों में राजस्थान में बहुत ज़्यादा शांति थी और यूपी में बहुत अनरेस्ट था, तो टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। प्रॉपर्टी से ज़्यादा चैलेंज था कि उनको यहाँ लेके आना। जब हमने ये शुरू में 8 रूम से चालू किया, उस टाइम भरतपुर में आई वॉज दी ओनली फर्स्ट प्राइवेट होटल जिसने ये रिस्क लिया। और वो रिस्क इसलिए ले लिया क्योंकि पैलेस तो था ही, और वो पैलेस होने के कारण हमने सोचा कि इसको रेनोवेट कर देते हैं और रेनोवेट करके एज ए एक्सपेरिमेंट देखते हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो गया मॉड्यूल तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज अपना घर तो था ही। पर अब इसको जब हमने रेनोवेट करना शुरू किया, जब चैलेंजेस आए कि मेसनरी कौन करेगा, प्लास्टरिंग कौन करेगा, क्योंकि ये सब चूने का बना हुआ था, तो क्योंकि वो पुराना मटेरियल अवेलेबल ही नहीं था, तो सैंडस्टोन एक इशू था, वो नहीं मिल रहा था। फिर क्या है कि उस टाइम चूना टंटे का था, तो वो क्या है कि वो उसको रिप्लेस किया सीमेंट से। फिर प्लम्बिंग इतनी बड़ी बिल्डिंग में करना, क्योंकि दीवारें बहुत मोटी थी, वायरिंग करना, उसके बाद फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट्स लगाना, इन सब में क्या है कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज़्यादा था। सिंगल डे डेस्टिनेशन के तौर पर देखते थे भरतपुर को सब कि ठीक है, घना पक्षी विहार जाना है, घूमेंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। इसको ओवरनाइट डेस्टिनेशन में तब्दील करना कितना चुनौतीपूर्ण था, और निश्चित तौर पर आपका सबसे बड़ा योगदान भी रहा है इसमें। आप ताज्जुब करोगे कि आज भी इतने साल टूरिज्म में रहने के बाद अगर आप मेरा फुटफॉल देखोगे, आपने मेरा डाइनिंग हॉल देखा होगा जो 200 आदमियों की कैपेसिटी का क्यों बनाया हुआ है, कि ट्रांजिट में जो गेस्ट है आज भी वही प्रेफर कर रहा है आने के लिए। गोल्डन ट्रायंगल में आगरा से जयपुर, जयपुर से आगरा, मैं साल के 30,000 क्लाइंट्स को केटर करता हूं। अरे वाह, 30,000 एक नंबर है पर उनमें से जो यहां पर रहने वाले हैं वो मुश्किल से 5% है। उसका रीजन क्या है कि आगरा एक बहुत बड़ा डेस्टिनेशन है। नो डाउट। जयपुर से निकलने के बाद आदमी आगरा का ही डेस्टिनेशन देखता गोल्डन था। ट्रायंगल का पार्ट भी है। हमारे पास मार्केट करने के लिए एज सच उस टाइम सिर्फ बर्ड सेंचुरी थी। ये म्यूजियम, फोर्ट, ये सब बाद में आया। साइमल्टेनियसली डीक पैलेसेस आ गया। आज स्थिति ऐसी है कि मेरी ऑक्यूपेंसी 72% पे, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मिला के मेरे पास जो नंबर्स आ रहे हैं वो एनसीआर के भी हैं, वो इंडियन टूरिस्ट भी है, वो फॉरेन टूरिस्ट भी है। बट ये 32 साल की मशक्कत के बाद है। 32 साल की मशक्कत के बाद, नो डाउट। अच्छा, एक खास बात ये भी है, मैंने देखा कि पैलेस ऑन व्हील्स भी यहाँ पर आती है। जैसे पैलेस ऑन व्हील्स, तो उसका टूरिस्ट पैलेस ऑन व्हील्स पहले यहाँ आती थी हमारे यहाँ। राइट। पैलेस ऑन व्हील्स जब यहाँ पर आती थी तो हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल दिया था आज से 20 साल पहले। मुझे याद है जिस दिन WTC
हिट हुई थी, उस दिन मेरी पहली ट्रेन आई थी और उस पहली ट्रेन में 111 आदमी अमेरिकन थे। वेरी नाइस। और आप देखो कि हमने वो पैलेस ऑन व्हील्स को केटर किया। पैलेस ऑन व्हील्स से मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहा 3 साल। उन 3 सालों में मैंने बहुत मेहनत करी कि मैं किसी तरह उनको डीग ले जाऊं, पर डीग में क्या था, बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी। डीग में कोई ट्रैवल टाइम भी शायद बढ़ जाता, ट्रैवल टाइम था, फिर उनको ट्रेन में वापस लेके जाना था, तो लॉजिस्टिक्स वर्कआउट नहीं हो रहे थे, तो हमको वो गिव अप करना पड़ा। पैलेस ऑन व्हील आज भी चल रही है, पैलेस ऑन व्हील आज भी भरतपुर आती है, पर अब उसका साइज छोटा कर दिया गया है। अब वो क्या है कि वो उतनी बड़ी ट्रेन नहीं है जो पहले थी। हाँ, उसकी कैपेसिटी कम कर दी गई। उसकी कैपेसिटी कम कर दी है। अच्छा, एक खास बात ये जानना चाहता हूँ मैं, चूंकि ब्रज का जैसे ही नाम लेते हैं जी तो मुंह में एक अलग ही स्वाद घुलने लगता है, जी। ब्रिज की मिठास घुलने लगती है। तो यहाँ जो बाहर से टूरिस्ट आता है, अगर हम इंडियन कुजीन की बात करें या साउथ इंडियन की बात करें या दूसरे उनकी, तो उसमें डिमांड किस तरह की रहती है और आप उसको कैसे कैटर कर पाते हैं कि हाँ ये जिसको चाहिए तो मिले सारी चीज़ें उसके? अब क्योंकि ये डोमेस्टिक मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तो मैं प्रेफर यही करता हूँ कि इंडियन फूड ही सर्व करें। अपन क्यों चाइनीज कॉपी करें, क्यों इटालियन कॉपी करें? और क्योंकि वो इंडियन है, तो इंडियन में भी क्या है कि जो हमारे ब्रज की मिठास है, जो ब्रज की मिठाइयाँ हैं, जो ब्रज की फूड है, जो ब्रज का एरिया केटर कर पाया है, मैं आज भी वही ट्राई करता हूँ कि मैं वही मार्केट करूँ और वही मैं सेल करूँ। राइट। ऐसा कोई यहाँ का कोई खास प्रोडक्ट जो आप बनवाते हैं जो सिर्फ लक्ष्मी विलास का कोई खास ऐसा है कि ऐसी खाद्य सामग्री जिसको कि आप टूरिस्ट भी प्रेफर करता है मांगना और आप भी उसको सर्व कराते हैं? देखो, जो भी हम यहाँ पर प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस प्रिपरेशन में हमको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। एक तो आजकल सब हेल्थ कॉन्शियस हो गए, तो कैलोरीज का और आपके किस प्रोडक्ट में वो बन रहा है, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, कौन सा अपन उसमें शुगर यूज़ कर रहे हैं, उन सबको देखते हुए हमने क्या है, एक थाली डिज़ाइन कर रखी है। वो थाली सिर्फ भरतपुर स्पेशल है। उस भरतपुर स्पेशल में 5 टाइप की तो मिठाई हैं। आपको मैं बताऊं कि माउथ वाटरिंग तो यहीं से शुरू हो जाती है सुनने के लिए। सबसे यहाँ 5 तरह की आप उसको ताजुब बताइए। करोगे कि जो सबसे ज़्यादा लोग आजकल हेजिटेंट हैं वो फूड प्रोडक्ट में है, क्योंकि फूड प्रोडक्ट में अल्ट्रेशन बहुत है। पर आप अगर भरतपुर की मिठाई खाओगे तो भरतपुर की मिठाई की एक स्पेशलिटी है कि एक तो वो मिठाई लिमिटेड क्वांटिटी में बनती है रोज। तो आपने अगर बल्क में ऑर्डर कर दिया कि मेरे को 500 डब्बे चाहिए तो वो नहीं मिलेंगे। तो वो उसकी स्पेशलिटी और क्वालिटी है कि वो उतनी लिमिटेड बनाता है, तो वो बेईमानी नहीं करता है। और ऐसी 5 मिठाइयाँ हमारे पास हैं। उस 5 मिठाइयों को मैं इंश्योर करता हूं कि वो गेस्टों को सर्व हो। मर्जी उसकी है वो कितनी खाता है, क्योंकि आजकल किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ है। बट मैं भरतपुर स्वीट्स को बहुत मार्केट करता हूं और मैं ये ठोक के कहता हूं और मैं बड़ी मजबूती से कहता हूं कि जो हम स्वीट्स सर्व कर रहे हैं वो बड़े बड़े आउटलेट जो दिल्ली में बैठे हैं और जो बड़े बड़े शहरों में बैठे हैं वो सर्व नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल ये भी उठता है दीप जी, जैसे लक्ष्मी विलास आते हैं 100 कमरे की एक बहुत ही लग्जरी हेरिटेज होटल के तौर पर इसको देखें, वेडिंग डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर इसको देखें, लेकिन यहाँ ऐसी अदर एक्टिविटीज़, क्योंकि बच्चे भी आते हैं टूरिस्ट के साथ, उनको एक्टिविटीज़ चाहिए, उनको एंगेज रहने के लिए, कि कई बार हॉर्स राइडिंग भी करते हैं, कई बार बलून शूटिंग भी है, स्विमिंग भी है। तो अपने लक्ष्मी विलास में ऐसे कौन कौन सी दूसरी अदर एक्टिविटीज़ हैं जो टूरिज्म के साथ साथ जो फैमिलीज आती है उनको? जो सबसे बड़ी एक्टिविटी और जो सबसे बड़ा मैं कहता हूँ कि आज की यंग जनरेशन या बच्चों को अपन इन्वॉल्व करना चाहते हैं वो है कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ। वेरी नाइस। क्योंकि हम यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे बैठे हैं, तो मैं ये मार्केट करता हूँ और मैं ये सब, मेरे जो स्टाफ वाले हैं वो भी बच्चों को और बड़ों को इन्वॉल्व करते हैं उसमें कि भाई हमारा बर्ड सेंचुरी कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक यहाँ पर एक गेम खिलवाते हैं उनको जिसमें वो बर्ड्स को स्पॉट करते हैं। अरे वेरी गुड। जो पैलेस और पैलेस के अराउंड हैं, राइट। और जो सबसे उसमें एक बर्ड की हम स्पेशली रखते हैं, जैसे मान लो स्पॉटेड आउल है। अब वो स्पॉटेड आउल दिन में नहीं उड़ सकता, वो रात में ही उड़ता है। तो वो हमें मालूम है कहाँ बैठा होता है। तो हम उन बच्चों को कहते हैं कि भाई जो स्पॉटेड आउल को स्पॉट कर लेगा उसको हम कुछ ना कुछ गिफ्ट करेंगे। तो उससे क्या एक अवेयरनेस क्रिएट करनी है, क्योंकि क्या है, और वाइल्ड लाइफ पार्क्स में कहीं पर एलिफेंट फेमस है, कॉर्बेट जाओ तो वहाँ एलिफेंट के हर्ड्स फेमस हैं, रणथंबोर जाओ तो टाइगर है, काजीरंगा जाओ तो सिंगल हॉर्न राइनो है। तो क्या है कि अलग अलग पार्क्स की अलग अलग स्पेशलिटी है।
बर्ड सेंचुरी एक ऐसी चीज है जो लोग बाग ज्यादा ना तो समझ पाए हैं और ना अभी उसका फ्लोरा और फौना समझे हैं। तो मेरा तो ये प्रयास रहता है कि यंगस्टर्स को और बच्चों को मैं जितना हो सके वो बर्ड सेंचुरी में इन्वॉल्व कर पाऊं और मैं उनको बर्डिंग में घुसा पाऊं। एक महत्वपूर्ण सवाल है, जब भी भरतपुर की बात होती है, सिनसिनवार जाट राजवंश की बात होती है, तो महाराजा सूरजमल की बात नहीं हो संभव ही नहीं है। वो तो एक ऐसे आइकॉनिक हीरो रहे हैं जो कभी परास्त ही नहीं हुए। बिल्कुल। क्या टूरिस्ट ऐसे भी आते हैं जो उनको लेकर अवेयर है, उनके बारे में जानना चाहते हैं आपसे कि बताइए सूरजमल जी कैसे दिखते थे, क्या उनके पास वेपन्स थे, किस तरह से उनका जो उनकी हीरोइनरी रही है किस तरह से रही है सब कुछ? अब मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि मैंने एक बार सोचा था कि मैं म्यूजियम बना लूँ एक, राइट पर मेरे पे उतने आर्टिफैक्ट्स नहीं थे। राइट उसी टाइम भरतपुर म्यूजियम बन गया, मतलब म्यूजियम में अंदर उसके आर्टिफैक्ट्स को अच्छी तरह डिस्प्ले कर दिया। तो जो भी भरतपुर रॉयल फैमिली या भरतपुर महाराजा सूरजमल रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहता है, क्योंकि मैं ब्लेस्ड हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहता हूँ और मेरे फादर को बहुत नॉलेज है ऑन हिस्ट्री ऑफ भरतपुर, राइट। तो मैं क्या है उनको उनके संग बैठा देता हूँ। अरे वाह। तो वो उनके लिए एक चार्म हो जाता है कि हम किसी रॉयल फैमिली के आदमी के संग बैठ के हमने रॉयल्टी डिस्कस कर ली, हमने महाराजा सूरजमल के बारे में डिस्कस कर लिया और वो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है, इट इज़ नॉट अ क्रिएटेड थिंग। मैं एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ अपने फादर पे, जिसमें वो ये सारी इंफॉर्मेशन को आप सबके संग शेयर करेंगे। अरे वाह। तो वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बिकॉज क्या है कि वो एक बहुत कम्बरसम जॉब है। मेरे फादर ने किताबें लिखी हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे ये सब लक्ष्मी विलास को जब तैयार किया, सारा सब कुछ तैयार हुआ, उसमें उनका योगदान, उनकी सोच, उनकी थॉट्स कितनी थी और किस तरह से उन्होंने आपको बताया सारी चीज़ें कि इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं या बताएं उस तरह से सारा? मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ये एक्सटेंशन करी लक्ष्मी विलास की, तो मैंने अपने फादर के संग बैठ के ये सारा डिस्कस किया और मैप्स डिस्कस किए। मैंने कहा साहब मैं ये बनाना चाहता हूँ, बिकॉज आज एक डिमांड अलग टाइप की क्रिएट हो गई है और वो जो ओल्ड विंग था पैलेस का, जो 130 ईयर है ओल्ड, वो उसको सफिशिएंट नहीं था केटर करने के लिए। तो मेरे फादर ने पहली चीज़ कही कि हम ऑलरेडी इतने बड़े महलों में रहते थे, तुम एक और बनाने लग रहे हो इतना ही बड़ा, कल को ऐसा नहीं हो कि ये सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बिकॉज भरतपुर, मैंने कहा ना, एक डेस्टिनेशन ऐसा था, इसको प्रमोट करने में मेरे को 30 साल लग गए। तो मैंने क्या किया कि वो डिस्कस करने के बाद मैंने कहा जी मैं ये निकालना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बनाते हो तो इसमें लोकल पत्थर यूज होगा। अभी आपने देखा होगा वॉक करते में जितने भी सैंडस्टोन के पिलर्स हैं ये सब बंसी पहाड़पुर के हैं, क्योंकि जो पुराना विंग है उस पुराने विंग की मेन एंट्रेंस का जो पत्थर है वो बंसी पहाड़पुर का ही वो है। टेस्ट बरकरार रहा, वो फ्लेवर बरकरार, वो फ्लेवर बरकरार। उन्होंने कहा कि मेरे को लोकल पत्थर चाहिए एंड मेरे फादर को फॉर सम रीजन बंसी पहाड़पुर से बहुत प्यार है। यही लक्ष्मी विलास का मतलब, इसकी यूएसपी माने इसकी क्रिस्प यही है कि जो आए उसको लोकल उसका टच भी मिले और अगर आप देखोगे तो जगह जगह जालियां हैं, ये सब बंसी पहाड़पुर का सैंडस्टोन है। जितने भी टोड़े यूज करे गए ये बंसी पहाड़पुर के कॉपी करे गए, वहीं से पत्थर आया, वहीं से डिजाइन हुआ और फिर मैंने उनको लगाया। अच्छा, परिवार में ऐसे और कोई सदस्य जो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हो आपके साथ साथ कि हाँ मैं इसमें ये चेंजेस हों, ये नवाचार नहीं, फुल्ली इन्वॉल्व है। मेरी वाइफ जो है वो कमरों का इंटीरियर्स देखती हैं, मेरी मदर है वो पूरा किचन देखती हैं और मैं ऑपरेशंस और मार्केटिंग देखता हूँ। और फादर तो दे ही रहे हैं आशीर्वाद उस तरह से। फादर क्या है, मेरे फादर बहुत पर्टिकुलर हैं स्टाफ के साथ। ओके। उनको स्टाफ की क्वालिटी चाहिए, क्योंकि वो पुराने ज़माने में पैलेस के स्टाफ देखते थे, तो उनको वही ड्रेसेस चाहिए, वही उनको आउटफिट चाहिए, उसी लेवल की सर्विस चाहिए। बहुत बढ़िया। अब ये तो हो गया, चलो लक्ष्मी विलास पैलेस, तो इसके आगे क्या? इसका एक्सपेंशन या कोई नई यूनिट या कोई और विस्तार? मैं अब इससे थोड़ा सा बाहर निकल के और मैं चाहता हूं कि अब मैं कम्युनिटी के लिए काम करूं और कम्युनिटी के लिए इसलिए करना चाहता हूं कि जो मेरे को अचीव करना था या जो मैंने अचीव कर लिया मैं उसमें बहुत सेटिस्फाइड हूं। अब क्या है कि कम्युनिटी के लिए इसलिए करना चाहता हूं, जैसे कोई मेडिकल सेंटर हो या कोई कमर्शियल नहीं, मतलब मैं सिर्फ चैरिटेबल करना चाहता हूं, और या एजुकेशन हो, जिससे क्या है कि एक समाज में ये रहे कि भाई इन्होंने अगर मान लो कुछ अचीव किया तो हमारे संग शेयर किया। बिल्कुल ठीक है, जो कमाया तो वो दे भी रहे हैं। हाँ, अभी क्या है, जैसे मान लो मैं टूरिज्म की बात करता हूँ तो टूरिज्म में इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मैं नए बच्चों को ट्रेन करवा सकूँ, नए बच्चों को मैं जॉब्स दे सकूँ। माइंस हैं तो मैं माइंस में नए बच्चों को इंट्रोड्यूस कर सकूँ, और जो भी मैं काम करूँ अब उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके उद्धार के लिए काम करूँ, क्योंकि हमारी कम्युनिटी है बहुत बड़ी पर बहुत ही कमज़ोर है
और अभी बहुत उसमें काम करने की जरूरत सरदारी से भी डिमांड्स आती हैं इस तरह की कि दीपराज जी इस तरह से करना चाहिए आपको सर? बहुत आती हैं। और जब कोई आदमी आके आपका सक्सेसफुल मॉड्यूल देखता है ना, तो हर आदमी ये चाहता है कि भाई आप उनको समझाओ, उनको बताओ, उनको अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, जिससे कि वो ये अपने बच्चों के संग बैठ के बात कर सकें कि भाई ये भी अगर काम कर सकते हैं तो तुम क्यों नहीं। आज की जनरेशन क्या है कि थोड़ा सा काम करने में हिचकिचाती है, मैंने देखा है, या वो यूँ कहते हैं भाई ये हमारे लेवल का काम नहीं है। जिसके दिमाग से ये निकल जाएगा वही आदमी बन पाएगा। बहुत बढ़िया। देखिए आपके इस हिस्टोरिक विजन, आपने जो ये क्रिएशन किया है, भरतपुर जैसी जगह पर कोई नहीं सोच पाता था कि कभी 100 कमरे की ऐसी हेरिटेज लग्जरी होटल भी देखने को मिलेगी। तो निश्चित तौर पर आपका जो ये योगदान है ये अमिट है, अजर है, अमर है, और आपने जो किया है निश्चित तौर पर ऐसा लगता है कि अभी आगे बढ़ेगा, बहुत सारे नवाचार भी इसमें देखने को मिलेंगे, एक्सपेंशन भी इसको देखने को मिलेगा। क्योंकि भरतपुर अब वो भरतपुर नहीं रहा, अब भरतपुर डिमांड में है। भरतपुर को लोग जितना जानने की कोशिश कर रहे हैं, भरतपुर को उतना ज़्यादा पा रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पर आपके इस योगदान के लिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़ आपको एक स्मारिका दे करके आपके इस योगदान का सम्मान करना चाहता है। थैंक यू। आपसे दीपराज जी चर्चा बड़ी ही रोचक रही, बहुत कुछ भरतपुर के बारे में जाना पहचाना और बहुत नई बातें देखने और सीखने को मिली। निश्चित तौर पर आपका जो हेरिटेज संरक्षण में योगदान है वो काबिल तारीफ़ है, और आपने जो एक अलख जगाई है भरतपुर की ट्रैवल इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में, निश्चित तौर पर बहुत ऐसे नए व्यवसायी हैं वो इस क्षेत्र में आएंगे भी और भरतपुर का नाम और होगा। आपसे चर्चा बड़ी रोचक रही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भरतपुर के लिए टाइम निकाला। और मेरा ऑब्जेक्ट भी यही है कि इस चैनल के थ्रू, आप सबके थ्रू मैं भरतपुर को मार्केट कर पाऊँ, और एक भरतपुर एक डेस्टिनेशन ऐसा बन जाए जो लोग आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाली सदियों के लिए याद रखें कि टूरिज़्म हमसे था और हमसे टूरिज़्म था, दोनों चीज़ थी। क्योंकि क्या है कि भरतपुर एक बहुत वर्जिन मार्केट था, बहुत छोटा शहर था, आज वो बढ़ गया है, और बढ़ने के बाद डिमांड्स भी आ गई हैं और बहुत बढ़िया कनेक्ट हो गया है। मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भरतपुर आएँ, एक्सप्लोर करें, बर्ड सेंचुरी को देखें। थैंक यू सो थैंक यू सो मच। धन्यवाद। देखिए, जब भरतपुर की बात करते हैं तो आज भरतपुर जिस स्थिति में है उसमें सिनसिनवार जाट राजवंश का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महाराजा सूरजमल से जो एक इतिहास बनना शुरू हुआ वो दीपराज जी तक लगातार बनता ही जा रहा है। चूँकि वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। ऐसे दौर में राजवंश को पहचानना, राजवंश के योगदान को जानना और किसी भी शहर को मुख्य धारा में लाना एक बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है, जिससे एक लंबे चरण से गुजरना पड़ता है, बहुत धैर्य भी रखना पड़ता है, बहुत नवाचार करने पड़ते हैं। जिस तरह से दीपराज जी ने एक 8 कमरों की कोठी को एक शानदार 100 कमरों की लक्ष्मी विलास पैलेस में बदला, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ था। एक ऐसी दिशा भी उन्होंने दिखाई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जब अलग अलग प्लेयर अब आने लगे हैं इस दौर में सामने। लेकिन इनका योगदान निश्चित तौर पर सबसे अलग था, क्योंकि ये तो उस अजय खानदान से हैं जिसने कभी किसी के आगे हार नहीं मानी। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर एक नई शख्सियत और नए शहर में आपसे होंगे रूबरू। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।